हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने चल रहे हैं एसएससी जीडी का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर। और ये पेपर हुआ था 2021 में 10 दिसंबर को। सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। तो जो लोग इंग्लिश से देना चाहते हैं एसएससी जीडी, उन लोगों के लिए प्रीवियस पेपर बहुत ज़रूरी है, और जो लोग हिंदी से देना चाहते हैं उनके लिए कोई बात नहीं। और इसका पीडीएफ इसी वीडियो के साथ अटैच कर दिया गया है। वीडियो डिस्कस करने के पहले वो पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए। जब वो पीडीएफ आप लोग सॉल्व किए रहेंगे या डाउनलोड किए रहेंगे तभी इसको पढ़ने में मज़ा आएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन हम लोग आज का। और देखिए, ये पहला क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2011 का 10 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका पहला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसकी स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट हो। तो एक वर्ड दिया है, देखिए मिसेंथ्रोप दिया हुआ है, एल्यूमिनी दिया हुआ है, मस्कट दिया हुआ है और सोशलाइट दिया हुआ है। तो इसमें सोशलाइट की स्पेलिंग सही है, एल्यूमिनी की स्पेलिंग सही है, मस्कट की स्पेलिंग सही है, मिसेंथ्रोप की स्पेलिंग गलत है। अब इसमें गलत क्या है, देखिए एंथ्रोप में क्या होता है, ANTHROPE होता है। ठीक है, क्या होगा, THROPE, और इसके पहले आप मिस लगा लीजिए। तो एंथ्रोप में THROPE होगा, ANTHROPE। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये गलत है, THOR जो लिखा हुआ है THRO होगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या होगा, ए वाला हो गया। अब चलते हैं, हम लोग करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैंने आपको कलर करके दिखा दिया है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर देनी है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने में परेशानी ना हो इसलिए ग्रामेटिकल एरर है। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके 4 टुकड़े किए हुए हैं। तो यहीं पर ABCD ना लिख करके जीडी में ये ऑप्शन आपको ऐसे दे देता है। ठीक है, CGL में ABCD करके देता है, इसमें 1 2 3 4 करके देता है, और ऐसे ऊपर नीचे करके। यहाँ पे वही सेम चीज़ है, अगर आप यहाँ एरर पा जाते हैं तो यहाँ भी आप एरर पा ही जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से कहीं एक जगह देखना है आपको। बस ये है कि आगे पीछे हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो आयरन इज यहाँ लिखा हुआ है, और आयरन इज का ऑप्शन इसमें कौन सा है, दूसरा वाला है। ठीक है, तो एक नंबर से नहीं है, ये मत समझना कि यहाँ A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया, यहाँ C लिख दिया, यहाँ D लिख दिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है D वाले को पहले कर दें, C वाले को बाद में कर दें, ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना, यहाँ वाले से आदत मत, मतलब यहाँ वाले से आप आंसर मत मारिएगा, वरना आदत आपकी खराब हुई और ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। आयरन इज मोस्ट यूजफुल दैन एनी अदर मेटल। अब इतना है, इसमें से आपको एरर ढूंढनी है। एरर ढूंढनी है तो आप पहले देख लीजिएगा दैन लगा हुआ है। जब दैन लगता है तो इसके साथ मोस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्ट क्या है, मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैन नहीं लगाते हैं हम लोग। अब इन दोनों में से एक जगह एरर हो सकती है। किस जगह एरर होगी, या तो यहाँ एरर होगी या तो यहाँ एरर होगी। अब एक्चुअली कहाँ एरर है ये डिसाइड करेगा कौन, ये डिसाइड करेगा। अब जो लिखा है अदर मेटल, तो यानी अदर में अदर लगा हुआ है, ये सुपरलेटिव के साथ अदर लगता नहीं है। ठीक है, जब आप लोगों को एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अगर यहाँ अदर लगा हुआ है तो हमारी सुपरलेटिव फिर गलत हो जाएगी। तो गलती कहाँ निकलेगी, यहाँ मोस्ट में निकलेगी। ठीक है, ये गलत है। दैन अपनी जगह पर सही है, क्योंकि दैन एनी अदर मेटल कंपैरेटिव का पैटर्न होता है। अदर लगा है तो ये दैन लगा हुआ है, और दोनों अलग अलग सेक्शन देखो, यहाँ स्लैश लगा हुआ है। इसका मतलब ये दो सेक्शन में बटा है, यानी कि कंपैरेटिव वाला पैटर्न करेक्ट है, फिर हमें सुपरलेटिव वाला गलत हो गया। तो यहाँ मोस्ट जहाँ लिखा है वहाँ क्या होना चाहिए, मोर। तो आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, ऑप्शन आपका होगा ए, पहला वाला। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। मोस्ट यूजफुल की जगह पर होना चाहिए था मोर यूजफुल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किससे रिलेटेड है, सिनोनिम से रिलेटेड है। सिनोनिम किसका दिया हुआ है, सीज का दिया हुआ है। देखिए, 2 वर्ड सीज के होते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, देखा होगा, तो एक होता है SEIGE और एक होता है SEIZE। ठीक है, पहला वाला क्या है, SIEGE, दूसरा है SEIZE। तो जो SIEGE होता है, इसका मतलब होता है ना घेर लेना। क्या होता है, घेर लेना। जैसे कोई, मतलब फिल्मों में देखा होगा, तो फिल्मों में जो पुलिस होती है, कहते हैं नहीं कि गब्बर सिंह तो पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। तो ये जो घेर लिया है वो वाला होता है सीज। और SEIZE जो होता है, इसका मतलब होता है जब्त करना। क्या होता है,
जब्त करना। जैसे कभी कभी न्यूज़पेपर में देखते होंगे ना, पुलिस ने, नारकोटिक डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया, तो ये जब्त करना होता है। इसका दूसरा वर्ड अगर आप जानना चाहो तो मैं बता सकता हूँ, कन्फिस्केट होता है। क्या होता है, देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, कन्फिस्केट, CONFISCATE, कन्फिस्केट, ये होता है जब्त करना। तो कन्फिस्केट करना, सीज करना एक ही चीज़ होती है, तो ये आपका सिनोनिम का काम बन गया। चलिए ढूंढते हैं हम लोग अपना ऑप्शन। तो सीज का मतलब होता है जब्त करना। जब्त करने का मतलब क्या होगा, कैच करना होगा कि ऑफर करना होगा कि सट मतलब बंद करना होगा कि लूज करना होगा। तो अगर सीज करना जब्त करना होगा तो लूज करना तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। ऑफर का मतलब देना होता है, ये देना तो यहाँ लगेगा नहीं। सट मतलब बंद करना होता है, दुकान बंद करने के लिए लगता है। सीज करना मतलब क्या हुआ, जब्त करना यानी कि पकड़ना, तो कैच करना हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कहीं से आपने ड्रग्स सीज किया तो इसका मतलब ड्रग पकड़ा है, यानी कि वो कैच की मीनिंग में आएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, पहला वाला होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए पूरा क्वेश्चन आपको ना पढ़ना पड़े इसलिए मैंने यहाँ बना रखा है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दिया है, इसको एक वर्ड में आपको बताना है क्या होगा। सॉन्ग विच इज संग इन द चर्च बाय अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, मतलब चर्च में एक गीत होता है जिसको ग्रुप ऑफ सिंगर्स, मतलब कई सारे लोग मिलकर के गाते हैं, जो चर्च में, खास तौर से ध्यान रखिएगा, सॉन्ग इन द चर्च, ये चर्च का गाना है जो चर्च में गाया जाता है, मतलब वो रिलीजियस सॉन्ग होता, डिस्को नहीं होगा, समझ में आया। हाँ, तो ये ना सोचिएगा ये रैप वैप टाइप का होगा। अब ग्रुप ऑफ सिंगर से कुछ नहीं डिसाइड होगा, डिसाइड कहाँ से होगा, ये संग इन अ चर्च, ये ध्यान रखना। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन की मीनिंग देखिए। एक होता है लुल्लाबाई। लुल्लाबाई का मतलब जानते हो क्या होता है, ये होता है लोरी। मम्मी लोग जब बच्चा नहीं सोता है तो मम्मी लोग जो गा के सुनाती हैं उसको, नहीं, हाँ, जो गा के सुलाती हैं उसको कहते हैं लोरी। तो लुल्लाबाई तो लोरी हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एंथीम का मतलब होता है राष्ट्रगान, ठीक है, जैसे जनगण मन अधिनायक जय हे हमारा राष्ट्रगान है, तो ये एंथीम हो जाता है। और डर्ज का मतलब होता है ना शोक गीत, किसी की डेथ वगैरह पर जो गाते हैं लोग फ्यूनरल वगैरह के टाइम पर, अरे गाते नहीं है जी, रोते हैं। ये एक तरह से विलाप है, रोने का तरीका होता है। तो किसी की फ्यूनरल वगैरह पे, किसी के अंतिम संस्कार के समय जो मतलब दर्द में गाते हैं, वो रोते हैं, ये वाला है, ठीक है। कहीं कहीं पर पहले परंपरा थी ना एक तरह की, रोदाली वगैरह, किसी के यहाँ डेथ हो जाते तो रोने के लिए लोग बुलाते हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ मतलब उसी में कुछ सुना सुना के गा के मतलब इस टाइप से रोते हैं, वो शोक में होता है, ठीक है। तो शोक में गाते भी हैं, ठीक है। अब तो जरूरी नहीं है कि गाना हमेशा खुशी का ही हो, दुख का भी गाना होता है। तो ये डर्ज वही होता है शोक का गीत, दुख में जो गाना होता है। और कैरोल होता है ना, वो प्रेयर के लिए गाया जाता है, जो चर्च में प्रेयर के लिए होता है उसको कैरोल कहा जाता है। तो आपका जो आंसर है वो मतलब वो होगा कौन सा, कैरोल होगा, ठीक है। आपके काम की चीज़ है ये, बाकी तीनों काम की चीज़ है। लुल्लाबाई का भी मतलब जानना जरूरी है, एंथीम और डर्ज का भी जरूरत है, क्योंकि कभी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है ट्वाइस अ मंथ। ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, जहाँ टू होगा वहाँ क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा या डाई आ जाएगा, और मंथ लिखा हुआ है तो मंथ का मतलब क्या हुआ, बाई के साथ हम लोग मंथ लगा देते हैं, ठीक है। जहाँ भी टू आएगा वहाँ पर बाई लग जाएगा। बाई का मतलब होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाई डाई टेट्रा, ठीक है, पेंटा हेक्सा, यही वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो बाई का मतलब क्या हो गया, 2, और मंथ का मतलब होता है महीना, और मंथली का मतलब क्या हुआ, 1 महीने में 2 बार। तो जो चीज़ 1 महीने में 2 बार होती है, ट्वाइस अ मंथ का मतलब ये निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाय मंथली हो जाएगा। मंथली का मतलब जो चीज़ महीने में 1 बार होती है, बाय ईनियल। तो बाय ईनियल का मतलब क्या हुआ, 2 बार 1 साल में। ईनियल जब लगता है तो वो 1 साल के लिए लगता है। तो बाई ईनियल का मतलब जो चीज़ 1 साल में 2 बार होती है, मतलब हाफ ईयरली होगा, 6 महीने पे होगा। तो हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ पे हो जाएगा, साल भर में 2 बार। वही बाई ईनियल का मतलब हाफ ईयरली हो जाएगा, साल में 2 बार कोई चीज़ होती है। तो यहाँ मंथ की बात है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर। निशान देखिए मैंने 2 पे लगा रखा था, लेकिन आपका आंसर कौन सा होगा, बाई मंथली, महीने में 2 बार जो घटना होती है, ठीक है। चलिए
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एंटोनियम बताना है, किसका एंटोनियम बताना है, वेजली का। वेजली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें अस्पष्ट होती हैं। क्या वेज का मतलब होता है कोई चीज़ धुंधली हो जो स्पष्ट नहीं है, मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, अस्पष्ट, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, क्लियर। तो ये तो आपका आंसर हो गया एंटोनिम, वेजली का एंटोनिम डिस्टिंक्टली हो गया। अब जरा इधर समझ लो, मार्जिनली का मतलब क्या होता है, जो एकदम मार्जिन पे होता है, एकदम किनारे होता है। डिस्ट्रैक्टरली, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होगा आप कंसंट्रेट नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ आप सोच रहे हैं, मन उस पर अटक नहीं रहा है, मन उस पर टिक नहीं रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्टेडली हो जाएगा। अनसर्टेनली मतलब अनिश्चितता पूर्वक, कोई चीज़ श्योर नहीं है तो वो हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्पेलिंग का क्वेश्चन है। इनकरेक्टली स्पेल्ड, देखो कहा क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो बताइए किसकी स्पेलिंग गलत है। ये वर्ड आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं। ट्रांसलेट की स्पेलिंग क्या होती है, पहले आप समझ लीजिए। ट्रांस, ये हो गया ट्रांस। तो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, सब में ये वर्ड पढ़ा होगा। और लेट की स्पेलिंग क्या होगी, ट्रांसलेट में LATE, क्या होगा, LATE होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, LEATE, LEATE, तो ये आपका गलत हो गया। तो यही आपका, अच्छा जिसकी स्पेलिंग गलत है वही आंसर होगा जी। यहाँ हमने को ये काटना ही नहीं चाहिए था हमारा, तो यहाँ तो वही सही होगा ना जो गलत है। इनकरेक्टली स्पेल्ड का मतलब चूंकि इसकी स्पेलिंग गलत है तो यही हमारा आंसर होगा। इसके ट्रांसजेंड, इसकी स्पेलिंग सही है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ट्रांसपायर स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा। ट्रांसमिट चूँकि स्पेलिंग सही है इसलिए आंसर नहीं होगा। जिसकी स्पेलिंग गलत है वही हमारा आंसर होगा, तो पहला आंसर हुआ आपका, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसे नाम ही कहते हैं, तो ये दिख रहा है खाली जगह दी हुई है। चलिए आते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ, बिकॉज पहले दे दिया, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ डैश एंड लैक ऑफ फूड एनिमल्स आर फोर्स्ड टू एंटर विलेजेस। डैश और फूड की कमी की वजह से जो एनिमल हैं वो गाँव में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको एक क्लू मिल गया। देखिए जब भी आपको खाली जगह भरनी होती है तो ध्यान रखिए ना कि क्या वो एंड वगैरह से कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड है, एंड लगा हुआ है, कनेक्टेड है, तो एंड के बाद जो चीज़ दी है ना, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड जैसा ही यहाँ कुछ होना चाहिए। लैक ऑफ फूड क्या हुआ, पानी, भोजन का अभाव। तो भोजन का अभाव, तो यहाँ भी कुछ लॉस ऑफ, ये देखो लॉस ऑफ तो दे ही दिया है, लॉस ऑफ दे दिया है, तो यहाँ भी कोई ज़रूरी, जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ यहाँ पे आएगी क्योंकि उधर फूड दिया है, ठीक। ये लॉस ऑफ, यहाँ लिखा लैक ऑफ, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ फूड लिखा है। तो फूड से ही की तरह का कोई नेसेसरी, जीवन के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी एलिमेंट के यहाँ भी कुछ होगा। तो अब इकोसिस्टम के लॉस के नाते, कल्चर के लॉस के नाते, या हैबिटेट के लॉस के नाते, या ग्रासलैंड्स के लॉस के नाते एनिमल्स गांव में प्रवेश कर रहे हैं। तो फूड के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आपका आंसर कौन लग रहा है, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है निवास, उनका नेचुरल जो आवास है, जिसे जानवर है, जानवरों का जो नेचुरल आवास है, जो उनका प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पे इंसान क्या कर रहा है, पोच कर रहा है, वहाँ पे आदमी एंक्रोच कर रहा है। पोच करना मतलब अवैध शिकार करना, एंक्रोच का मतलब अतिक्रमण करना। तो वहाँ पे इंसान क्या कर रहा है, पोचिंग भी कर रहा है और एंक्रोचिंग भी कर रहा है। जंगलों को काट काट के सड़क बना रहे हैं और शहर बसा रहे हैं, तो उनके रहने की जगहें घटती जा रही हैं। तो जब जंगली जानवरों के रहने की जगह घट जाएगी, तो जब रहने की जगह घट जाएगी तो उनके फूड के लिए भी दिक्कत आ जाएगी, तो फिर वो गाँव की ओर घूम जाएंगे। तो इसलिए यहाँ फूड के कंपेरिजन में, फूड के कम्बिनेशन में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, हैबिटेट का था, ठीक है। तो यहाँ आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा 3 वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो ये 9 क्या कह रहा है। 9 में क्वेश्चन दिया है, पूछा है साइनोनिम का। साइनोनिम, अब वर्थ का मतलब क्या होता है, मूल्य, कीमत। क्या होता है इसका मतलब, मूल्य या कीमत, ठीक है। तो कीमत का साइनोनिम क्या होगा, वाइगर का मतलब होता है एनर्जी, ताकत, ठीक है। वाइगर का मतलब एनर्जी या ताकत। रफनेस का मतलब होता है एकदम से वही खुरदरापन, ठीक है, जो स्मूथ ना हो वो रफनेस हो जाती है। पावर का मतलब क्या हो गई,
ताकत हो गई, ठीक है। अब यहाँ ताकत नहीं लगाना है, ये वाइगर के अगर साइनोनियम पूछता तो पावर हो जाता। यहाँ कीमत का साइनोनियम क्या होगा, वैल्यू होगा, ठीक है। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, कीमत, ठीक है। तो वर्थ का साइनोनियम आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, वर्थ का साइनोनियम आंसर होगा वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो 10 क्या कह रहा है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो देखें क्या लाइन दी है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 1 साल के समय, 10 साल के समय को हम लोग क्या कहते हैं, डिकेड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 20 साल का टाइम होता तो 20 साल के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, स्कोर कहते हैं, ठीक है। स्कोर, कभी सुनिएगा, कभी अगर इस तरह का आ जाता है तो 20 ईयर्स के टाइम को क्या कहते हैं, स्कोर कहते हैं। 100 ईयर्स के टाइम को क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। और 1000 ईयर के टाइम को क्या कहते हैं, मिलेनियम कहते हैं, ठीक। क्या होगा, ये दिया तो है जी मिलेनियम, ठीक है, ये मिलेनियम हो गया। तो यहाँ पे जितने वर्ड दिए हैं उनको बता देते हैं, आपको आंसर तो पता ही चल गया। फोर्टनाइट का मतलब होता है एक पखवाड़ा, 15 दिन का टाइम होता है फोर्टनाइट। जैसे हम लोग हिंदी महीने में होता है ना, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 15-15 दिनों का, तो जो एक एक शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 15-15 दिन का होता है उसी को कहा जाता है फोर्टनाइट। और डिकेड क्या होता है, 10 ईयर्स का टाइम होता है ये, ठीक है। और मिलेनियम क्या होता है, 1000 ईयर्स का टाइम होता है, 1000 ईयर्स का टाइम होता है। सेंटेनरी का मतलब जानते हो क्या होता है, ये 100 ईयर्स का टाइम होता है, ठीक है। तो ये टाइम से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं। मैं एक दिन आप लोगों को टाइम से रिलेटेड वर्ड्स के एक वीडियो ही बना देता हूँ, जितने इस टाइम से रिलेटेड वर्ड होते हैं वो सब एक में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी ही किसी दिन बना देंगे इस बात पर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपका आंसर बताइए क्या होगा, ये तो चारों का वो हो गया, मीनिंग हो गई, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, 10 ईयर के पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग, डिकेड कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, वंस मोर बिलोंगिंग टू फिलर्स। ये देखिए खाली जगह दी हुई है। अब क्या करना है कि पल्लवी गेव अ डैश स्माइल, यहाँ हमें स्माइल का प्रकार लिखना है, किस तरह की स्माइल दी। अब कारण देखिए, कारण क्या होगा, व्हेन शी सा हर डॉटर ऑन द स्टेज। कोई भी आदमी हो भाई, पेरेंट्स में मदर हो, फादर हो या कोई हो, तो अगर अपने बच्चे को स्टेज पर देखते हैं तो क्या करते हुए, या तो वो कोई कुछ परफॉर्म कर रहा होगा बच्चा, या फिर अवार्ड ले रहा होगा। तो स्टेज पर कुछ परफॉर्म करते हुए या अवार्ड लेते हुए बच्चे को देख करके माँ बाप के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वो कौन वाली आती है, ये बड़ी वाली स्माइल ही होगी, ठीक है। कौन सी, बड़ी वाली स्माइली आती है। तो बड़ी वाली स्माइली के लिए क्या लगाओगे आप, ब्रॉड स्माइल आएगी कि स्ट्रांग स्माइल। देखो स्माइल के स्ट्रांग होने का तो कोई मतलब लग नहीं रहा, ठीक। मतलब मोटी स्माइल ये बेकार का वर्ड हो गया। डीप स्माइल नहीं होती, क्या होती है, ब्रॉड स्माइल होती है, ठीक है। जब इतना होंठ फैल जाता है कि मतलब पीछे वाले दांत तक दिखाई देने लगते हैं दोनों ओर से, तो वो होती है ब्रॉड स्माइल, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्या दी होगी, ब्रॉड स्माइल दी होगी, जब इनका बच्चा इनको स्टेज पर दिखाई दिया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर क्या है, एडीएम है। और एडीएम क्या है, पेन इन द नेक है। पेन इन द नेक मतलब क्या, आपके गर्दन में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपके गर्दन में दर्द हो रहा है तो इसका क्या मतलब होगा भाई, ये फिजिकल पेन नहीं है, ठीक है। ये होता है जब आप किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अननोइंग हो जाते हैं, मतलब कोई चीज़ आपको बहुत चिढ़ा रही है, किसी बात पे आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं, कोई चीज़ आपको बहुत कष्ट दे रही है, अननॉय कर रही है। तो समवन और समथिंग दैट इज़ अननोइंग या एक तरह का न्यूसेंस होता है, तो उसे यही है, ठीक। पहला ही मिल गया, बात ही खत्म, हम जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया, और ऑप्शन में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ जो आपको बहुत अननॉय करे, कोई चीज़ जिससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रही है, जो आपको मतलब नाराज़ कर रही है, ठीक है, गुस्सा दिला रही है, इरिटेट कर रही है जो चीज़ आपको, वो हो जाएगा पेन इन द नेक, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 किससे रिलेटेड है, ये एरर से रिलेटेड है। बड़ा सेंटेंस है, चलो देख लेते हैं। लिखा है कि रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड claims that German measles usually cause milder infection than Martian measles, ठीक है। अब ये जो क्लेम्स लिखा हुआ है इसके सब्जेक्ट कौन है, रिसर्च है। तो रिसर्च के लिए क्या लगा, रिसर्च चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए क्लेम्स में एस लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब हो गई। तो यहाँ का पैटर्न तो ठीक है। अब दूसरी वाली जो वर्ब है वो किसके लिए है, कॉज, ये कॉज है ना वर्ब, ये किसके लिए लगा है,
जर्मन मीजल्स कॉज माइल्डर इन्फेक्शन। अब मीजल्स आपका सब्जेक्ट हो गया, तो मीजल्स के साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ बीमारियां होती हैं जिनके नाम प्लूरल में होते हैं। ये मीजल्स एक बीमारी है, खसरा नाम की बीमारी है, जिसमें देखो लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन ये कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। यार मीजल्स लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है, ये सिंगुलर है। और इसके साथ वर्ब कैसी लगनी चाहिए थे, सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। अब जबकि ये कॉज क्या लगी है, प्लूरल वर्ब लगी है, तो ये कॉज की जगह क्या हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए था एक्चुअली मीजल्स। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही कर दूं, मीजल्स कॉज ना हो करके दैट शुड हैव बीन कॉजेज, क्या होगा, मीजल्स कॉजेज माइल्डर इन्फेक्शन। ठीक है, तो जर्मन मीजल्स कॉजेज माइल्डर इन्फेक्शन। ठीक, ये हो गया आपका। क्यों हो गया, क्योंकि मीजल्स सिंगुलर नाउन है, यहाँ कॉज जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए थी। मीजल में एस लगने के नाते ये प्लूरल नहीं होगा, ये इसका नाम है, खसरा नाम की एक बीमारी है, इसलिए मीजल्स देखने में प्लूरल लग रहा होगा पर एक्चुअली इट इज़ अ सिंगुलर नाउन। क्लियर। अब आ जाओ, अच्छा आंसर तो बताया ही नहीं, आंसर होगा आपका ये वाला डी वाला, क्योंकि जिसमें ये कॉज लिखा हुआ है वही आपका आंसर होगा, तो डी वाला आंसर आपका हो गया सही। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। 2 सप्ताह का काम हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 7 7 14, तो एक एक सप्ताह का हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा सप्ताह खत्म होने वाला है। आ जाओ, इसमें दिया क्या है, इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट में जो पार्ट आपका अंडरलाइन किया होता है, मेंशन किया होता है, वही आपको इम्प्रूव करना है। तो कह रहे हैं होपफुली आई विल हैव गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो बाय के साथ अगर कोई टाइम दिया हो, ठीक है, बाय के साथ अगर कोई टाइम दिया है और वो भी फ्यूचर का टाइम दिया हो, खास तौर से ध्यान रखना, बाय के साथ फ्यूचर का कोई टाइम दिया हो तो बाय के पहले जो टेंस आएगा वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो टेंस में भी ये चीज़ मैंने बताई थी कि बाय के साथ कोई टाइम दिया होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। अच्छा, आई विल हैव गॉट, ये ठीक है, विल हैव गॉट फ्यूचर परफेक्ट में है ही, तो इसका मतलब इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर। ठीक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर लिखा हुआ है तो हैड गॉट पास्ट में होगा, हो ही नहीं सकता। विल हैव गेट, तो विल हैव देखो जब यहाँ हैव लगा दोगे तो गेट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट। ठीक है, वुड के साथ गॉट नहीं लगेगा, वुड के साथ क्या लगता है, गेट लगता है, तो ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर वंस मोर इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है और लिखा है चीयरफुली इन। अब इसमें आप देखिए कि क्या कोई एरर है क्या, तो देखते हैं। चिल्ड्रन प्लेड चीयरफुली, तो चूंकि चीयरफुली खेलने का तरीका है, ढंग है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये ठीक है। इन द पार्क ऑल डे, इन द पार्क, पार्क के लिए इन लगेगा तो इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो गया। ठीक, 2 क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट के, दोनों क्वेश्चन में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी, दोनों अपने आप में सही थे। अब आ जाओ, फिर अगला क्वेश्चन है एंटोनीम का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एंटोनीम का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, वर्ड क्या है, दिया है कनेक्ट, तो कनेक्ट का मतलब बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं, इसकी मीनिंग आप लोग जानते ही हैं। कनेक्ट का मतलब होता है किसी से जुड़ना। अब ये क्या हो गया, लिंक, साइनोनिम हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि एंटोनीम पूछा हुआ है। अफर्म का मतलब होता है आप किसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। अब बचा डिमर और डिटैच, तो डिमर का क्या मतलब हो जाएगा जी, डिमर का मतलब होता है ना, जैसे कुछ लोग बहुत रिजर्व टाइप के होते हैं, किसी से बोलते नहीं, कम बोलते हैं, शाई टाइप के होते हैं, बहुत रिजर्व टाइप के होते हैं। ठीक है, जो लोग किसी से बोलते नहीं, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। डिटैच क्या होगा, अटैच का अपोजिट हो जाता है डिटैच। तो अटैच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से कनेक्ट करना, तो अटैच होता तो इसका साइनोनिम हो जाता, और अटैच का अपोजिट डिटैच होता है तो ये कनेक्ट का भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्ट मतलब जोड़ना होता है, और डिटैच का मतलब क्या होता है, उसे डिसकनेक्ट हो जाना। तो आपका आंसर कौन सा होगा, कनेक्ट का एंटोनीम जो होगा वो होगा डिटैच। क्लियर हो गई बात। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आइए ये भी कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एक बार
अब फिर देखो यहाँ एंड के साथ आ गया, अच्छा एंड के साथ देयरफॉर लगा हुआ, रिजल्ट दिया हुआ है, तो जो पिछली बार हमारा काम बना था उस हिसाब से यह इसमें काम नहीं बनेगा, ट्रिक नहीं लगेगी। चलो देख लेते हैं, एंड के बाद देयरफॉर दिया है तो कारण दे दिया होगा। अब कारण दिया है तो कारण ही पहले पढ़ लेते हैं ना, कि लिखा हुआ है बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट एंड विचेज। ये लोग घोस्ट मतलब क्या हुआ, भूतों, और विचेज मैंने चुड़ैलों के अस्तित्व में विश्वास करते थे। कौन लोग करते थे? एलिजाबेथन सोसाइटी। तो एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ के टाइम वाले लोग। तो महारानी एलिजाबेथ का टाइम पीरियड क्या है पता है आप लोगों को? महारानी एलिजाबेथ का टाइम पीरियड है 1558 से 1603, ठीक। तो ये जब रानी 1558 में ये रानी बनी थी, 1603 में इनकी डेथ हुई थी। इसी समय के ड्रामेटिस्ट हैं विलियम शेक्सपियर, जिनका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो इस समय में विलियम शेक्सपियर के टाइम में या महारानी एलिजाबेथ के टाइम में इंग्लैंड के लोग भूतों और चुड़ैले उड़ैले में बड़ा विश्वास करते थे। तो जो आदमी भूतों चुड़ैलों इन सब में विश्वास करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुपरस्टिशियस कहेंगे, बिल्कुल सही। एंथ्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? अपने मोह जाल में फंसा लेने वाला, अपने जादू में फंसा लेने वाला। जिसे चुड़ैलें किसी को अपने जादू में फंसा लेते हैं, वो एंथ्रॉलिंग हो जाता है, मोहित कर देना, मंत्रमुग्ध कर देना, जादू कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे एंथ्रालिंग तो होगा नहीं। लोग एंथ्रालिंग नहीं थे, लोग क्या थे? सुपरस्टिशियस थे। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती होगा, वो यहाँ पे लगेगा नहीं। लवेबल होगा, तो अब देखो, अब भूतों में विश्वास करोगे तो लवेबल हो जाओगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई। तो अगर आप भूतों प्रेतों में विश्वास करते हो तो आपको क्या माना जाएगा? सुपरस्टिशियस माना जाएगा, और आपका आंसर क्या हो गया? 1 वाला हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्या है जी 18 में? 18 में कह रहे हैं कि नो वर्ड से नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यही फिर हो गया कि इम्प्रूवमेंट वाली कहानी है। ये आपको पार्ट का अंडरलाइन किया हुआ है, देखिएगा इस पार्ट में कोई गड़बड़ी है तो इम्प्रूव करिए, बताइए कौन सा सेक्शन सही होगा, और अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर आप क्या लगाइए? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। डज द मैन्युफैक्चरर हैव अ वेबसाइट? क्या मैन्युफैक्चरर के पास कोई ऐसी वेबसाइट है वेयर जहाँ पर डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर अवेलेबल? तो हमें देखना है कि डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो डिटेल्स के बाद ऑफ द प्रोडक्ट जो लिखा है यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। आर देखना है कि ये सही है कि नहीं है, तो आर किसके लिए लगा है? डिटेल्स के लिए लगा है। और डिटेल्स चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये जो आर लगा है ये प्लूरल वर्ब लगी हुई है, तो हमें तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है। आर के बाद अवेलेबल एडजेक्टिव भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इस पूरे वाले सेक्शन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब गलती नहीं है तो उसमें ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि ज़बरदस्ती जब गलती ढूंढोगे तो कोई ना कोई गलती निकल ही आती है, ठीक है। इसलिए देखो पढ़ के, अगर कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं मिल रही है तो छोड़ो, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक। ज़बरदस्ती गलती निकालने की कोशिश मत करिएगा आप लोग, वरना धोखा खा जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में फिर एक बार एरर का क्वेश्चन है। अब फिर एरर के क्वेश्चन में देखो क्या दे रहे हैं? पीपल वेरी ग्रेटली। पीपल वेरी, ये जो वेरी लिखी हुई है ना, ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा। ये जो वेरी है ये क्या होता है? ये वर्ब है, ठीक। क्योंकि इस वेरी का मतलब होता है डिफर, जिससे आप लोगों ने एक एडजेक्टिव सुना होगा वेरियस, ठीक है। तो ये है आपकी वर्ब डिफर। देखिए मैं फिर से लिख दूँ, क्योंकि डिफर की मीनिंग थोड़ा इस लिखते समय गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो गया। वेरी का मतलब क्या होगा? डिफर। डिफर का मतलब होता है भिन्न होना, से अलग होना, से थोड़ा हट के हो रहा, ये वेरी है। अब आप लोग अगर ये VERY समझ रहे हो तो फिर धोखा है। ये VARY है, वो VERY होता है, वो यहाँ इसका एक काम नहीं है। VARY वेरी का मतलब ये वर्ब है, और इसकी मीनिंग क्या होगी? डिफर होगी। तो पीपल वेरी ग्रेटली, वेरी का मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं लोग, मतलब एक जैसे नहीं होते। और ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, तो वर्ब के बाद लगाए हो तो ग्रेटली ठीक ही है। तो पीपल वेरी ग्रेटली ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में। मिल गई आपको गलती, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब लिखा हो ऑन द वे, ऑन द वे का मतलब क्या होता है? रास्ते में। किसी से आप पूछते हैं यार कहाँ हो, तो कहता है यार ऑन द वे। ऑन द वे का मतलब क्या हुआ? रास्ते में है। और इन द वे, अगर कहीं लिखा होता है इन द वे, तो इन द वे का मतलब क्या होता है? तरीका, ढंग, लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है ना। मतलब आई डोंट लाइक इन द वे ही बिहेव्ड टू मी,
मतलब मुझे उसका तरीका गलत था, जिस तरह से उसने बिहेव किया वो ढंग ठीक नहीं था, गलत था। तो इन द वे होना चाहिए। यहाँ जो ऑन द वे लिखा हुआ है वो क्या होगा, इन द वे होगा, क्योंकि लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं उनके तरीके में बहुत डिफरेंस होता है। पीपुल वेरी ग्रेटली, लोगों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये ऑन द वे ने इन द वे दे अपीयर एंड इन देयर पर्सनैलिटी ट्रेट। तो जिस तरह का उनका पर्सनैलिटी ट्रेट होता है और जिस तरह का हमको वो लोग दिखते हैं, उनमें बड़ा फ़र्क होता है। तो ये क्या इन द वे जो है ना, ये तरीका है। तो यहाँ ऑन द वे नहीं, इन द वे होना चाहिए। आपका आंसर कौन सा हुआ, ये 4 वाला। ठीक है, चलिए यही गलत था। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है किसका, एडीएम से रिलेटेड, और लिखा है लोडेड वर्ड्स। तो इन लोडेड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, लोडेड वर्ड्स का मतलब होता है जिसकी कोनोटेटिव मीनिंग होती है, मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसकी लिटरल मीनिंग नहीं होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ ना हो, जिसका लेक्सिकल वर्ड नहीं होता है। तो मतलब नो लिटरल मीनिंग, जो लिखा गया है उसकी लिटरल मीनिंग से कुछ ज़्यादा ही वर्ड, उसका सेंस थोड़ा और ज़्यादा हो, मतलब कुछ और ज़्यादा हो, थोड़ा भारी वर्ड हो जाता है, मतलब लिटरल मीनिंग से ज़्यादा होना चाहिए वो। तो नो लिटरल का मतलब मोर देन लिटरल, ऐसे कह दो ना, मोर देन लिटरल कुछ होना चाहिए ये। ऑप्शन देखो, वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय वेल नोन अथर्स, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। वर्ड्स दैट कॉमन पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये भी नहीं होगा। वर्ड्स दैट कैरी मोर सिग्निफिकेंस दैन देयर लिटरल मीनिंग, इसकी लिटरल मीनिंग से ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है जिन वर्ड्स का, उन्हें लोडेड वर्ड्स कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 वाला हो गया। आप चौथे पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का स्टेटमेंट पहले देख लो। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ है और उसमें कुछ खाली जगह दी हुई हैं, उन जगहों को भरना है। इसका मतलब ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। तो ये आ जाओ, आपका क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इसमें लिखा हुआ है कि द ग्रेट इंडियन या थार डेजर्ट। तो आपने नाम तो सुना ही होगा, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पढ़े ही होंगे, आपको पता होगा कि इंडिया के राजस्थान में एक थार डेजर्ट है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादातर हिस्सा इंडिया में पड़ता है, इसका कुछ हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन या थार डेजर्ट फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट सदर्न एक्सटेंशन ऑफ द इंडो गंगेटिक प्लेन। जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, मतलब सिंधु गंगा का मैदान। ठीक है, इंडो कौन हो गया, सिंधु नदी क्यों लिया, इंडो गंगेटिक मतलब सिंधु और गंगा के मैदान का जो बीच वाला पोर्शन है, उसका सदर्न हिस्सा यही बनता है, जो थार का रेगिस्तान है। अब इसके बाद यहाँ पे एक आपको पहला फिलर लगाना है। तो पहला फिलर लगाने का मतलब क्या हुआ, ज़रा पहले पढ़ लेते हैं। डैश इज मोस्टली इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। ठीक है ना, तो डैश यहाँ पे खाली जगह है, इज मोस्टली इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया बट डैश एक्सटेंड्स इनटू ईस्टर्न पाकिस्तान, डैश एन एरिया ऑफ जेंटली इनंडेटिंग टेरेन। आगे लिखा है फर्दर डैश इट आर सेवरल एरियाज डोमिनेटेड, फिर डैश लगा है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड न्यूमरस आइसोलेटेड हिल्स। ठीक, अब आपको इस जगह पर भरना है, ये राजस्थान के डेजर्ट के बारे में कहा गया है। केवल राजस्थान नहीं बल्कि जो पास से पाकिस्तान में भी इसका कुछ हिस्सा जाता है, वो उसके लिए है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पहले वाले फिलर के लिए हमें क्या लगाना है। अब देखो प्लेन के बाद यहाँ फुल स्टॉप लग गया ना, फुल स्टॉप, ये देखो ये छोटा सा ये फुल स्टॉप दिखाई दे रहा होगा। तो फुल स्टॉप लगने का मतलब हुआ कि सेंटेंस यहीं क्या हो जाता है, आपका सेंटेंस यहीं एंड हो गया। अब आप नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो। तो ये जो खाली जगह है किसके लिए लगा है, देखिए इज मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो कौन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में थार डेजर्ट है। अब थार डेजर्ट के लिए यहाँ आप सब्जेक्ट के रूप में कुछ लगाना चाहोगे तो क्या लगाओगे, वेयर लगाओगे, दैट लगाओगे, देयर लगाओगे, इट लगाओगे, तो क्या लगेगा, इट। ठीक है, इट इज़ मोस्टली इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो पहले वाले फिलर में क्या होगा, मतलब फिलर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 21 क्या लगेगा, इट लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें थार डेजर्ट का प्रोनाउन चाहिए था, तो इट लग गया। अब आ जाओ 22 में। देखो 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है तो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, इट इज़ मोस्टली इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया बट
डैश एक्सटेंड्स इनटू ईस्टर्न पाकिस्तान। तो बट का मतलब, अब बट लगा है तो बट आल्सो ये वहाँ पर है और साथ ही साथ ये ईस्टर्न पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। तो बट समटाइम्स लगेगा नहीं, बट समटाइम, देखो अब समटाइम्स लगाना चाहोगे तो कैसे लगा सकते हो। थार डेजर्ट की जो एक्सटेंशन है वो समटाइम्स थोड़े होती है ना, कभी कभी ऐसा थोड़े ना कि कभी कभी वहाँ तक पहुँच जाता है और कभी कभी घट जाता है। वो घटना बढ़ना नहीं है यार, परमानेंट है, उसमें घटने बढ़ने की कोई चांस नहीं है। अब ये प्लस मैथमेटिक्स में लगता है, यहाँ नहीं लगता है लिटरेचर में। मोर ओवर लगाने के मतलब क्या जरूरत है, कोई एक और विशेषता बता रहे हो क्या। तो दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं ना, पैरेलल। मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इसको ईस्टर्न पाकिस्तान में भी जाता है। तो थोड़ा सा हिस्सा ईस्टर्न पाकिस्तान में भी जाता है तो हम क्या यूज करेंगे, आल्सो, पाकिस्तान में भी जा रहा है इसलिए आल्सो लगा लिया। अब अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखो 3 के लिए क्या पूछा जा रहा है, ये आ गया 3 है ये हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो लिखा है कि बट आल्सो एक्सटेंड्स इनटू ईस्टर्न पाकिस्तान एंड इज डैश एन एरिया ऑफ जेंटली इनंडेटिंग टेरेन। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लगाओगे, मोस्टली लगाओगे, नियरली लगाओगे, क्लोजली लगाओगे या क्वाइट लगाओगे। तो जब राइटर ने इसके लिए यहाँ पर एक बार मोस्टली लगाया है, देखो यहाँ पर मोस्टली ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, मोस्टली। सेम सेंस में अगर ऊपर कोई वर्ड यूज किया गया है तो हम वही वर्ड यूज करेंगे। एंड इज मोस्टली एन एरिया ऑफ जेंटली इनंडेटिंग टेरेन। ठीक है, तो ये मोस्टली यहाँ पे लगा हुआ है, हम मोस्टली ही लगाएंगे। 23 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब आ जाओ 24 का। तो 24 में देखो, क्वेश्चन में आपको हर बार सामने दिखाते रहा, नहीं तो बार बार पलट के वहाँ जाना पड़ता। लिखा है फर्दर डैश इट आर सेवरल एरियाज डोमिनेटेड। अब ये लिखा फर्दर डैश इट, तो फर्दर डैश इट। अब यहाँ देखना है कि इस, अब यहाँ क्या लगाना है, डैश इट का मतलब यहाँ कोई प्रेपोजिशन चाहिए, हर हाल में यहाँ कोई चाहिए ना। डैश इट मतलब इसके अंदर या बाहर, यहाँ यही है ना, इसके अंदर या बाहर। क्या लिखा, आर सेवरल एरियाज डोमिनेटेड बाय शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एंड न्यूमरस आइसोलेटेड हिल्स। तो यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो क्या इसके बाहर मतलब थार डेजर्ट के बाहर पाई जाएंगी, ये थार डेजर्ट हो गया। इसके बाहर सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे या इसके अंदर पाए जाएंगे, तो सैंड ड्यून्स तो इसके अंदर पाए जाएंगे ना। तो अंदर पाने के लिए क्या होगा, एबव होगा नहीं, ओवर होगा नहीं, इंटीरियर होगा नहीं, क्या लगेगा, विद इन इट, क्योंकि इंटीरियर एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन तो है नहीं। अभी मैंने क्या बोला था, डैश इट मतलब विद इन इट, यहाँ में प्रीपोजिशन लगाना है और इंटीरियर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन लगा, विद इन इट। और जो 5th क्वेश्चन है इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 25 फिलर नंबर 5, इसके लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका, पढ़ते समय ही मुँह से निकल गया था कि फर्दर विद इन इट आर सेवरल एरियाज डोमिनेटेड बाय, यहाँ क्या लिखा था, डोमिनेटेड बाय शिफ्टिंग सैंड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। क्या लिखा, आर डोमिनेटेड, आर डोमिनेटेड। अब पैसिव वॉइस में क्या लगाओगे, डोमिनेटेड बाय लगाओगे। तो डोमिनेटेड थ्रू और बाया तो लगेगा नहीं ना, भी साइड लगेगा टर्मिनेटेड बाय, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इसलिए यहाँ पे बाय लग गया। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन सीजीएल 2021 10 दिसंबर को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 10 दिसंबर शिफ्ट सेकंड में क्या ये जो पेपर हुआ था 2021 का जीडी का। ठीक है, तो उसके 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और इसके 4-5 सेट मेरे पास हैं। तो मैं मतलब 1-2 दिन के बाद अगला सेट, फिर अगला सेट, फिर अगला सेट, मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे करके देता रहूँगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ इसी वीडियो के साथ अटैच है। मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए, दोनों जगह पर है। तो लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको डिस्कशन देखने के पहले अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो खैर बहुत अच्छी बात है, और मुझे इन्फॉर्म करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, जल्दी ही आप लोगों को इसे मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।